ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड की इकोनॉमी के बारे में कुछ बातों को पढ़ेंगे। कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा और मैं अब क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। कोई डाउट, कोई कमी होगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। तो देखो, जब आप किसी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ें, आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि जीडीपी की क्या स्थिति है ना? सकल घरेलू उत्पाद कितना है? किसी भी इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें अगर आपको पता चल जाए तो आप उस इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में समझ सकते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं। अब अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है या खराब है। तो पहली चीज मैंने बोला कि आपको जीडीपी की जानकारी होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की जीडीपी के क्या हालात, पर कैपिटा इनकम के क्या हालात हैं, प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट की क्या स्थिति है, राजकोषीय घाटे का क्या माहौल है आपकी इकोनॉमी में, ये आपको पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या स्थिति है, यानी कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये बात पता होनी चाहिए। पॉवर्टी की क्या स्थिति है, ठीक है ना, गरीबी की क्या स्थिति है। किसी भी इकोनॉमी के बारे में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जाननी होती हैं। ये बातें अगर आप जान जाएंगे तो उस अर्थव्यवस्था के बारे में आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेंगे कि इकोनॉमी की स्थिति कैसी है। ठीक है ना, इकोनॉमी की स्थिति कैसी है। सो इधर हम लोग इन्हीं बातों की चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आपने अगर पहले एक चीज गौर किया होगा कि पहले जो डेटा वगैरह आते थे किसी भी इकोनॉमी को लेकर के, आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पहले जो डेटा आते थे तो उसमें जो सेक्टर वाइज क्या कहेंगे योगदान है ना, जो 3 क्षेत्र होते हैं। अब चाहे आप इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे, चाहे आप झारखंड के अर्थव्यवस्था की बात करोगे, ये इकोनॉमी को आप पढ़ोगे 3 क्षेत्र में डिवाइड करके। ठीक है ना, 3 भागों में आप इसको बांट करके पढ़ते हैं। अब पहले जो डेटा आते थे उसमें ये होता था कि इन तीनों क्षेत्रों का शेयर कितना है जीडीपी में, लेकिन आजकल जो डेटा आ रहे हैं उसमें क्या है कि इन तीनों ही क्षेत्रों का शेयर कितना है जीवीए में। जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को नेशनल इनकम में पढ़ा रखा है। सो इधर जैसे कि हम लोग बात करें कि झारखंड इकोनॉमी में क्या स्थिति है जीबीए को लेकर के, अच्छा इसको अब जीबीए क्या बोलेंगे क्योंकि ये स्टेट का है, तो इसको बोलेंगे जीएसवीए, है ना, इसको क्या बोलेंगे जीएसवीए, जीएसवीए। अब इस जीएसवीए में तीनों सेक्टर का कितना परसेंटेज का योगदान रहा है इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें 2 साल का टाइम लेके चलते हैं, यानी कि एक तो हम लोग डेटा ले लेते हैं 2020-21 का, 2020-21 का, और दूसरा ले लेते हैं 2021-22 का। इसके बाद का अभी डेटा क्या उपलब्ध नहीं। ठीक है, इधर भी सेम तरीके से आप 2020-21 और 2021-22, तो क्या देखेंगे कि जो तीनों क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी का, इन तीनों क्षेत्र का कितना शेयर है जीएसवीए में, है ना, इसको जीडीपी आप नहीं बोलेंगे, इसको जीएसवीए बोलेंगे। चलो, तो एक एक करके लिखते हैं। अगर जैसे कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो जो 2020-21 में जीएसवीए में, झारखंड के जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा या जो शेयर रहा वो कितना रहा, 21.6%, 21.6%। ये कितना रहा 2021-22 में, 21.8%। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 2020-21 में द्वितीय क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है जीएसवीए में, 30.8%। ठीक है, 33.8%।
और ये क्या 2021-22 में 33.6%। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर की बात करेंगे। सर्विस सेक्टर ने 2020-21 में जो शेयर में इसकी साझे यानी कि जो पूरा जीएसवीए था उसमें इसका शेयर कितना 44.6%। इसी प्रकार से 21-22 में भी 44.6%। तो ये चीजें आपने देख लिया क्या कि जो झारखंड की इकोनॉमी है उसके जीवीए में, अब उसको आप जीएसवीए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसमें अलग अलग सेक्टर का कितना योगदान है। आपने प्राथमिक क्षेत्र का देख लिया, द्वितीय क्षेत्र का देख लिया और क्या तृतीय क्षेत्र का देख लिया। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको देखनी है कुछ और फैक्चुअल बातें, जैसे कि जीडीपी की साइज कितनी है ना, जीडीपी की साइज कितनी है, जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो इधर देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज आपको वैसे वीडियो भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी, बट अगर आप चाहें तो साथ साथ नोट कर लेंगे तो आपका टाइम मिल जाएगा, बच जाएगा। अब देखो इधर हम लोग क्या देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि झारखंड के लिए हम लोग जीडीपी की साइज देखेंगे, जीडीपी की साइज। और ये देखेंगे किस पे, ये देखेंगे स्थिर मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों पे। तो ये जितने डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप प्रयास करें कि ये डेटा आप क्या याद कर लें। अच्छा, स्थिर मूल्यों पे इधर एक देख लेते हैं हम लोग, जो बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये था कितना 2,55,372 करोड़ रुपए, ये जीडीपी का साइज था, सकल घरेलू उत्पाद था स्थिर मूल्य पे, ठीक है ना, स्थिर मूल्य पे। अब अगर आपको ये तो 22-23 का हो गया, अगर आपको 23-24 का लिखना हो तो वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ये भी आ सकता है परीक्षा में। 23-24 में बात करेंगे तो 23-24 में ये कितना रहा, 23-24 में इसका अनुमान लगाया गया है 2,74,154 करोड़ रुपए, 154 करोड़ रुपए। ये क्या है, ये जीडीपी है, झारखंड की जीडीपी 22-23 का बता दिया और क्या 23-24 का बता दिया। वहीं ये तो स्थिर मूल्य पे था, है ना, स्थिर मूल्य पे क्या, इसमें जो बेस ईयर लिया जाता है स्थिर मूल्यों के लिए, उसमें बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, आप सभी को ये बात पता होगी। जो बेस ईयर है वो है 2011-12, यानी कि 2011-12 की कीमतों पे ये आंकड़े आप सभी के पास हैं, आपके सामने हैं। लेकिन अगर आपसे करंट प्राइस पे पूछे, है ना, करंट प्राइस पे यानी कि वर्तमान मूल्यों पे, इसको भी लिख देते हैं। करंट प्राइस पे अगर आपसे जीडीपी के बारे में पूछ ले आपके एग्जाम में, तो इसमें दोनों डेटा लिख देता हूं। एक तो मैंने लिखा 2022-23 का और दूसरा क्या 2023-24 का। ये दोनों चीजें भी आप याद रखें कि करंट प्राइस पे जीडीपी की साइज क्या रही। सो अगर 22-23 की बात करेंगे करंट प्राइस पे तो ये 4 लाख, ठीक है ना, 1,997, 4,01,997 करोड़ रुपए, ये क्या है, ये है करंट प्राइस पे जीडीपी। और 2023-24 के लिए जो इसका अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 4,23,289 करोड़ रुपए, 289 करोड़ रुपए। ये करंट प्राइस पे जीडीपी का अनुमान लगाया गया कि कितनी जीडीपी रहने वाली। ओके, दूसरी चीज, जब आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते टाइम अगर आप उस अर्थव्यवस्था के बजट का अध्ययन कर लेते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन कर लेते हैं, तो इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी बातें उधर से ही आपको पता चल जाती हैं, काफी चीजें आपको उधर से पता चल जाती हैं। अब ये जो जितने डेटा मैंने लिखे आपके सामने, ये सभी के सभी डेटा आपको क्या इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, कुछ बजट में मिल जाएंगे। मतलब ये कि घूम टहल के आपको बजट और सर्वे में मैक्सिमम डेटा क्या मिल जाते हैं। एक सवाल आपसे और पूछ सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं कि जो देश का पूरा जीडीपी है ना, इसको मैं किधर लिख दूं,
चलो यहीं पे एक बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो जो देश का पूरा जीडीपी है, देश के जीडीपी में झारखंड के जीडीपी का योगदान है ना, देश के जीडीपी में सिंपल सा लिख दे रहा हूं इसका, यानी कि झारखंड का कितना योगदान है या झारखंड की जीडीपी का कितना योगदान है, ये है 1.61%, 1.61%। और ये कब का डेटा है, ये डेटा कब है, ये 22-23 का डेटा है, जो कि ये मैक्सिमम चीजें क्या इकोनॉमिक सर्वे में आपसे मैंने उधर भी आपसे क्या चर्चा किया था, ठीक है ना। तो ये जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि एक ऐसा टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय, जिधर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को भी आप छोड़ नहीं सकते। प्रति व्यक्ति आय को लेकर के अब हम लोग आगे की बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय में क्या स्थिति है, पर कैपिटा इनकम। अब अगर प्रति व्यक्ति, अच्छा एक चीज तो अभी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच गया है, पहले उसको देख लें फिर प्रति व्यक्ति पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बचा है कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रहने वाली है, तो इधर लिखा हमने वेट, तो जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रहने वाली है उसकी क्या स्थिति है ना। और उसमें जब मैंने आप सभी को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तो वो सारी चर्चा किया था, बट क्या है एक बार इधर फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसका मैंने कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं 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 लिखा। अच्छा वृद्धि दर के अनुमान में जीडीपी बता दिया, ठीक। अभी फिर से क्या, जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट, इसको लेकर के जो डेटा वगैरह हैं वो भी आपको बता देता हूं, उनको भी आप याद कर लें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2019-20 से लेकर के डेटा को देखेंगे। अच्छा जितने भी डेटा इधर मैं बात करूंगा ना, वो पूरा का पूरा मैं आप सभी के साथ बात करूंगा स्थिर बाजार मूल्यों पे, यानी कि जो बेस ईयर लिया जाता है। तो इसमें एक बात मैं और लिख दे रहा हूं कि 2011-12 के स्थिर मूल्यों पे, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, 2011-12 के स्थिर मूल्यों पे ये चीजें आपको क्या पढ़नी। अब इसमें कई ईयर का डेटा मैं आप सभी के सामने रख दे रहा हूं, एक तो 2019-20 से लेकर के और अभी 2023-24 का, तो 19-20 को लिख लिया, फिर क्या 2020-21 को लिख लिया। ये वो टाइम पीरियड था जब कोविड का बोलबाला था, यानी कोविड ने पूरे वैश्विक स्तर को परेशान कर रखा था। तो इंडिया की क्या स्थिति, झारखंड की क्या स्थिति है ना। उसके बाद क्या 2022-23 हो गया, उसके बाद क्या 2023-24 हो गया, ठीक है। तो एक एक करके डेटा को हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि 2019 में 19 लास्ट होते होते और 20 के आते आते हमारे यहाँ कोविड की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये वो टाइम था जब विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं परेशान थी, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था परेशान थी, तो झारखंड भी तो इंडिया में ही है, वो कैसे बच सकते। तो जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट झारखंड का देखें अगर, तो 2019-20 में काफी कम था, ये था मात्र 1.1%, 1.1%। उसके बाद 2020 में कोविड काफी भयावह होता है और उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इधर क्या, इधर इंडियन इकोनॉमी भी नेगेटिव में गई थी और झारखंड इकोनॉमी भी नेगेटिव में गई, कितने 5.5%, 5.5%। ये क्या, ये निगेटिव में गई थी, तो याद रखिएगा कि ये क्या निगेटिव में गई थी 2020। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोविड का असर खत्म होता है, इकोनॉमी ने बहुत तेजी से बूम करना शुरू किया और 2021-22 में जो ग्रोथ रेट अचीव हुई झारखंड की जीएसडीपी की, वो काफी ठीक ठाक रही और वो रही 8.2%, 8.2%, ठीक है। उसके बाद 22-23 की बात करेंगे, तो 22-23 में भी जहां अगर आप इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट का जो अनुमान था वो 7% था। हालांकि अभी इस जो भी डेटा वगैरह है फोर्थ क्वार्टर के और फाइनली जो डेटा अभी 31 मई को है उसके अकॉर्डिंग
इंडियन इकोनॉमी ने 7.2% की ग्रोथ रेट को अचीव किया। बट झारखंड में क्या, झारखंड में जो ग्रोथ रेट इधर 2022-23 के लिए बोला गया वो 7.8%, ठीक है ना। इसी प्रकार से 23-24 का जो टारगेट है वो कितना, 7.4%। अब सोचिए इंडिया का 23-24 का जो टारगेट है, ओवरऑल इंडिया का जो 23-24 का टारगेट है उसमें इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि ये 6 से लेकर के 6.8% के आसपास रहेगी। क्या, 6 से लेकर के 6.8% के आसपास रहेगी। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 6 से लेकर के 6.8 के आसपास है, लेकिन वहीं अगर आप झारखंड का देख रहे हैं तो ये 7.4% की ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो ओवरऑल एक क्या अच्छी स्थिति है, ये अच्छी स्थिति है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बात तो अभी आप राजकोषीय घाटे को देखेंगे तो उधर भी आपको लगेगा कि ठीक ठाक स्थिति। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना जो कि इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइटेड किया गया। क्या हाईलाइटेड किया गया, इधर हाईलाइटेड किया गया है एवरेज ग्रोथ रेट बताया गया है ना। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो मैंने बॉक्स बताया, हाँ मुझसे छुपा नहीं, ठीक है। तो एवरेज ग्रोथ रेट की बात की गई आपके इकोनॉमिक सर्वेक्षण यानी कि आर्थिक समीक्षा में, और इसमें जो टाइम पीरियड लिया गया वो लिया गया 2011-12 से लेकर के 2011-12 से लेकर के 2018-19। और इसमें ऐसा बताया गया कि 2011-12 से लेके 2018-19 के बीच जो एवरेज ग्रोथ रेट अचीव हुई है किसकी, झारखंड के जीएसडीपी की। इसको मैं लिख दे रहा हूं, एवरेज ग्रोथ रेट, ठीक है ना। एवरेज ग्रोथ रेट ये है, एवरेज ग्रोथ रेट। तो ये कितना है, ये है 6.2%। अब ये मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि इसकी अलग से बात की गई। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वालों का दिमाग इस पे जाए कि चलो पूछ ही लेते हैं कि झारखंड जीएसडीपी जो है वो 2011-12 से लेके 18-19 तक में कितने परसेंटेज प्रति वर्ष के हिसाब से ग्रोथ किया है। सो एवरेज ग्रोथ रेट क्या, 6.2%। तो ये जीएसडीपी ग्रोथ रेट की बात होगी, ठीक है ना। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इधर वो आता है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय में देखो दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपसे वो पूछ सकते हैं स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य में क्या, वही जो 2011-12 को आधार वर्ष बना करके डेटा दिए जाएं वो स्थिर मूल्य हो जाता है। वर्तमान मूल्य क्या, वर्तमान मूल्य वो जिसमें आप इन्फ्लेशन को शामिल कर लें यानी कि आप महंगाई को शामिल कर लें, यानी वर्तमान में उसकी जो वैल्यू है उसकी बात करें। सो दो तरीके से आपको इधर चीजें देखनी है। एक तो आपको देखना है क्या, स्थिर मूल्य पे, और दूसरा आपको देखना है क्या, वर्तमान मूल्य पे। और 3 ईयर की बात कर लेते हैं। एक तो हम लोग बात कर लेते हैं 2020-21 की, उसके बाद बात कर लेते हैं 2021-22 की, ठीक है, 2021-22, और उसके बाद क्या 2022-23। तो इन तीनों सालों का हम लोग क्या करेंगे, स्थिर मूल्यों पे भी देखेंगे और वर्तमान मूल्यों पे भी देखेंगे। कांस्टेंट प्राइस, ये क्या है, ये है कांस्टेंट प्राइस पे जिसका बेस ईयर 2011-12, और ये क्या है, ये है करेंट प्राइस। तो प्रति व्यक्ति आय भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इधर से भी आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अब स्थिर मूल्य पे जो 2020-21 में पर कैपिटा इनकम की बात की गई अनुमान है वो कितना है, वो है रुपए 51,365, 51,365, ठीक है। वही वर्तमान मूल्यों पे जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 71,071 रुपए, 71,071 रुपए। अब सवाल कैसे बनेगा, ये वाला जो आप डिजिट देख रहे हो ये है ज्यादा, तो हो सकता है वो सवाल आपसे वर्तमान मूल्य का पूछ ले, बट आपको दोनों पता होना चाहिए। अभी एक और सवाल बनेगा उसकी भी चर्चा करूंगा। चलो उसके बाद 21-22 का देखते हैं। ये 2021-22, 21-22 में स्थिर बाजार मूल्य पे प्रति व्यक्ति का आय कितना, ये रुपए 55,000,
55,126, 55,126। और करंट प्राइस की बात करेंगे तो ये रुपए 78,660। ठीक, फिर से वापस आते हैं हम लोग किधर, फिर से वापस आते हैं स्थिर बाजार मूल्य पे 22-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्या है। तो ये कितना है, रुपए 58,819, 58,819। वहीं करंट प्राइस पे अगर बात करेंगे तो ये है रुपए 86,060। अब ये तो आपके सभी के सभी क्या हो गए, डेटा हो गए। लेकिन इसमें इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे तो इधर कुछ और बातें की गई थी, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसमें एक बात ये बताई गई थी, देखो सवाल हमेशा से बनाने वाले वो देखते हैं ना कि फेमस क्या हो रहा है, कौन सी चीज हाईलाइटेड है, कौन सी बात चर्चा में है। तो एक बात चर्चा में थी जिसमें ये बताया गया कि स्थिर बाजार मूल्य पे जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई 2020-21 से लेकर के 2021-22 में, वो कितने परसेंट हुई है, वो हुई है 6.7%। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में उल्लेख है, तो इसको भी आप क्या याद रखेंगे, 6.7%। दूसरा क्या, करंट प्राइस को लेकर के जो डेटा है वो है 9.4% की वृद्धि क्या 2020-21 से लेकर के 21-22 में पर कैपिटा इनकम में होती है। ठीक है ना, तो पर कैपिटा इनकम को लेकर के क्या आप इतनी बातें याद रखेंगे, इतनी बातें आप प्रति व्यक्ति आय को लेकर के याद रखिएगा, ताकि अगर इससे कोई भी सवाल आए तो उसको आप आसानी से कर ले जाएं। ये हो गई पर कैपिटा इनकम। उसके बाद अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हैं, जैसे जीडीपी मैंने आपको बता दिया, पर कैपिटा इनकम बता दिया, जीडीपी की ग्रोथ रेट बता दिया, लेकिन अभी एक चीज नहीं बताया है, और वो क्या है, वो है राजकोषीय घाटा। हालांकि जब बजट पढ़ाया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, तो उधर भी क्या राजकोषीय घाटे को हाईलाइटेड करके पढ़ाया, लेकिन एक बार फिर से राजकोषीय घाटे की बात कर देते हैं। और 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना, 2022-23 में राजकोषीय घाटा 2.81%। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आप एक बात समझें, आपने कहीं अगर एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ा होगा जो कि 2003 में आता है, और इसका मेन फोकस क्या था, मेन फोकस ये था कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में ले आना है। फिस्कल डेफिसिट को कितने पे ले आना है, 3% ऑफ टोटल जीडीपी। और इस टारगेट को भारत में, यानी कि अगर पूरे इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अभी आजकल भी देखेंगे, जो आपने बजट पढ़ा होगा, जो यूनियन बजट पढ़ा, उसमें आपने देखा कि 22-23 वगैरह में कितना था वो फिस्कल डेफिसिट आपका, आई थिंक 6.4%, 6.4%। अभी 23-24 के लिए क्या टारगेट, 5.9%। लेकिन सोचिए झारखंड का क्या है, झारखंड का फिस्कल डेफिसिट काफी कंट्रोल में है, ये काफी कंट्रोल में है। ठीक है ना, तो एक फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का इधर तो थोड़ी ही चर्चा किया, लेकिन जब आपने बजट पढ़ा होगा, जब आपने इकोनॉमिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा, तो उधर पूरी वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही है, ऐसे कैसे हो, आप देखिएगा, आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे इधर से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो राजकोषीय घाटा हो गया, आपने बजट वगैरह पढ़ा, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ा रखा पहले से, उधर आपने इन चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। इसके अलावा देखो अर्थव्यवस्था में और क्या आपको देखना होता है, अर्थव्यवस्था में जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बजट को ढंग से पढ़ लेते हैं, सर्वेक्षण को ढंग से पढ़ लेते हैं, तो मैक्सिमम चीजें आपकी क्या उधर ही कवर हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ फैक्चुअल बातों की चर्चा हम लोग इस सेशन में भी कर रहे हैं। बट जैसे राजकोषीय घाटे को हो गया, या जैसे कि रुपया है ना, अब रुपया क्या, एक तो आता है, एक तो जाता है। एक तो आता है जिसे आप कहेंगे रेवेन्यू, और दूसरा क्या जाता है जिसे आप बोलेंगे क्या, एक्सपेंडिचर। अब रुपया आएगा, रुपया जाएगा, तो झारखंड में रुपया आएगा तो वो
कैसे कैसे आएगा, फिर झारखंड में रुपया जाएगा तो कैसे कैसे जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आपने बजट में पढ़ी, मैंने उधर पढ़ाया था कि अगर 1 रुपए की आमदनी हो रही है तो वो किन किन क्षेत्रों से हो रही है, या 1 रुपए अगर खर्च किए जा रहे हैं तो किन किन क्षेत्रों में क्या खर्च किए जा रहे हैं। तो ये चीजें आप क्या बजट और सर्वेक्षण से कर लेंगे। उसके बाद अब मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बजट में कुछ पॉलिसी वगैरह को लेकर के बताया था कि नहीं। खैर ध्यान रखिएगा, जैसे कि कृषि क्षेत्र के लिए कितना फंड का एलोकेशन किया गया है ना? खाद्य आपूर्ति के लिए कितना फंड का एलोकेशन किया गया है। पेयजल स्वच्छता को ले लीजिए आप, कितना फंड का एलोकेशन किया गया। ग्रामीण विकास के लिए कितना फंड एलोकेशन किया गया। ऐसी जो फेमस फेमस स्कीम्स होती है ना, इनके बारे में आप जरूर पढ़ें कि इनके लिए कितना फंड का एलोकेशन किया गया। और एक बार आप बजट और सर्वेक्षण का फिर से आप वीडियो देख करके नोट्स बना लेना, ऐसी जो चीजें निकल करके आएंगी तो काफी हद तक आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वगैरह को लेकर के, ठीक है। तो आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने जब आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया हुआ था झारखंड का, जब मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया हुआ था, एक बार मैं फिर से आप सभी को उधर लेके चलने वाला हूँ, है ना। इकोनॉमिक सर्वे की जो आपकी क्लास हुई थी, एक बार मैं चेक कर लूं। वेट, पहले वाली स्लाइड बंद करूंगा फिर नई वाली स्लाइड दिखे। पहले वाली स्लाइड चलो हमने बंद किया। उसके बाद अभी चलो जैसे इन्फ्लेशन वगैरह की बात करें ना, अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, एक बार हम आपको क्या एक समरी करा देते हैं इकोनॉमिक सर्वे की फिर से, है ना। उससे फिर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि ये आपने देख लिया क्या, ये जीएसडीपी प्रोजेक्शन हो गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24 का। 22-23 का 7.8 है, 23-24 का 7.4 है, 21-22 का 8.2 था, 20-21 का निगेटिव में -5.5 हो गया था, 19-20 में 1.1 था। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर इस पे एक क्वेश्चन करवाया था जो आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद एक और सवाल बन रहा था कि जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय के क्रम में जो भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो ये आप देख सकते हैं, तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं 26, इधर मैंने लिख भी दिया, रैंक क्या है 26 है। 26 पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो 51,365। अच्छा, पर कैपिटा इनकम को लेकर के अभी तो डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब देखो ये जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया हुआ था, इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इधर से ही मिल जाएंगी। और कोई भी डेटा वगैरह आते हैं उसका सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो एक्सेप्ट किया जाता है, वो एक्सेप्ट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वेक्षण को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर एक ऐसे आपका सवाल बन सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय स्थिर बाजार मूल्य पे कितना है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण में 51,365, अभी इसको मैंने पढ़ाया भी। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय को लेकर के रैंक की बात किया कि 26वें रैंक पे है, ये 26वें रैंक पे है। बाकी ओवरऑल ये नोट्स आपको दी गई है। फिर क्या, ये मैंने आपको बताया जो अभी ना कि जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, तो उसका जीएसबी में यानी कि जो राज्य का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसमें कितना शेयर वगैरह है। तो ये भी आपके सामने क्या, एक तो देखो आप 20-21 का डेटा, 21-22 का डेटा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो लगभग 21% के आसपास चल रहा है, द्वितीय क्षेत्र 33% के आसपास और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र क्या 44% के आसपास चल रहा। ये हो गया। फिर इकोनॉमिक सर्वे में एक बात बताई गई थी कि हमारी झारखंड की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रिकवरी को प्राप्त किया, और फिर उसमें कुछ तारीफें की गई थी, वो तो इकोनॉमिक सर्वे में की ही जाती है। अब अगले मुद्दे पे आते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन झारखंड एंड इंडिया। ध्यान से सुनिए। ये दिसंबर 2022, नवंबर 2022, ठीक है ना, अक्टूबर 2022, सितंबर, इसमें जो इन्फ्लेशन की आप बात करें, इसमें जो इन्फ्लेशन की बात करें, इसमें दो पट्टी आपको दिखाई पड़ रही होगी। एक तो आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू कलर से है, ये झारखंड के बारे में बताएगा,
और जो एक इसे आप कौन सा कलर बोलेंगे, जो भी बोल दें, ऑरेंज टाइप का है, ये ऑल इंडिया में दिखाएगा। तो आप हर जगह देखेंगे कि आप अगर 2022 में देखें इधर से और इधर देखेंगे 21 के लास्ट में, तो झारखंड का इन्फ्लेशन काफी कम था। ये आप इधर इधर देख सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन को बात थोड़ा सा इसके टारगेट को लेकर के बात करें, अगर इन्फ्लेशन का जो टारगेट है कि कितना होना चाहिए, तो आरबीआई कहता है, आरबीआई अकॉर्डिंग टू आरबीआई वही मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है, आरबीआई बोलता है 4 ± 2। ठीक है, तो अधिकतम 6% तक इन्फ्लेशन चल सकता है हमारी इकोनॉमी में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 6% वाली पट्टी है ये। ठीक है, 6% की पट्टी हो गई, यानी कि लाइन हो गई ये। अब इधर देखेंगे तो अभी भी इन्फ्लेशन क्या 6% से ऊपर ही बना हुआ है, और इधर देखेंगे सितंबर 2022 में तो ये 7% क्रॉस कर गया था। ठीक है ना, तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति है। अब इसमें आप देख लीजिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन झारखंड एंड इंडिया, और इसमें आप क्या मंथ के हिसाब से देख लें, अभी ज्यादा पुराना नहीं देखना, 2022 का देख लीजिए, 20-21 का आप छोड़ दीजिए। 22 में आपका जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक दे रखा है। तो देखो, सवाल पूछने वाले क्या उसी अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछेंगे जो डेटा उनके पास भी उपलब्ध होता है। ठीक है ना, जो उनके पास भी उपलब्ध होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जो जनवरी 2022 में इन्फ्लेशन रहा वो 6.19, देन 6.99, फिर क्या देखो 7% को क्रॉस कर गया, लगातार 7 के ऊपर बना रहा। जून में थोड़ा कंट्रोल हुआ, जुलाई में और बेहतर हुआ, अगस्त में फिर थोड़ा सा बढ़ा, सितंबर में और ज्यादा बढ़ता है, अक्टूबर में कंट्रोल होता है। सो ओवरऑल इसमें जो 6% का लेवल है उससे कम केवल एक बार दिखा था जुलाई 2022 में, बाकी ये 6% या उससे अधिक बना हुआ। तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति है। अब इसमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो आपको मानना है वो यही मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण यही बात बोलता है इन्फ्लेशन को लेकर। ठीक है, देखो एक सवाल मैंने बोला ना, जब आप किसी अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो उधर आपको गरीबी के बारे में पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? गरीबी के बारे में। और सबसे जो ऑथेंटिक बात या ऑथेंटिक रिपोर्ट स्वीकार करी जाती है गरीबी को लेकर के, आजकल वो स्वीकार की जा रही है, जैसे कि नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, तो उसमें क्या झारखंड का स्थान देख लीजिए, झारखंड की क्या स्थिति है। सो इधर अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें मिलेंगी। एक तो जो बेस ईयर बनाया गया क्या 15-16 को लेकर के जो डाटे वगैरह कलेक्ट किए गए, उसमें झारखंड में गरीबी कितनी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने, 42.16, और 19-20 को क्या लेकर के 36.6%। ठीक है, और ये टोटल हो गया। अब इसमें आपका अर्बन का अलग हो गया और रूरल का क्या अलग हो गया। अच्छा, अब इसमें चलो थोड़ी सी इसकी भी बात कर ही लेते हैं कि नीति आयोग का एमपीआई क्या बोलता है। ये चीजें देखो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है। तो ये जो सेकंड नंबर पे है झारखंड, आप देख सकते हैं कितना है, 42.16%। ये बात याद रखना कि इतने लोग क्या गरीबी के दायरे में आते हैं झारखंड में, अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा क्या जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, झारखंड के बारे में मैंने और बातें बताई थी कि जैसे झारखंड का कोई राज्य है, सॉरी झारखंड जैसे हो गया एक राज्य, अब उसमें किस जिले में सबसे ज्यादा है गरीबी, तो देखेंगे तो एक आपका ये क्या चतरा हो गया, फिर क्या पाकुड़ हो गया, फिर पश्चिमी सिंहभूमि हो गया, फिर क्या साहिबगंज हो गया, फिर क्या गढ़वा हो गया, फिर क्या दुमका हो गया। तो ये सबका अलग अलग लिखा हुआ है, हाईलाइटेड भी है, मैंने पहले भी पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे का, आपको क्या नोट्स भी दिया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन झारखंड, अब इसमें वो वैल्यू वगैरह दिया है, अभी ये बहुत छोटा है दिखाई नहीं देगा, नोट्स से आप इसको एक बार देख लेना कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ पूछता है तो वो भी आपको क्या क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा स्थान, 26वां। जीएसवी में किसका सबसे योगदान, वो हमेशा से तृतीय क्षेत्र का होता है। उसके बाद फिर क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, 42.16%। ये चीजें हो गई ना। उसके बाद ये
फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब की बातें हैं, ठीक है। तो ये डेफिसिट वगैरह देखो ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना। फिर क्या मिल्क प्रोडक्शन समथिंग समथिंग, ये चीजें अलग अलग। इसमें देखो कुछ मैंने स्कीम्स वगैरह की बात किया हुआ है, कुछ योजनाओं की बात किया है। हालांकि योजनाएं अभी फिर क्या डिटेल में पढ़ाना है मेरे को, तो योजना का आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इधर मैंने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, ये जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वगैरह को लेकर के जो डेटा थे, तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने ब्रॉड में पढ़ाया था। मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग एक बार इकोनॉमिक सर्वे को फिर से देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण का लेक्चर आप फिर से देख लीजिए, सारी चीजें आपकी क्या क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सारी चीजें आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप जैसे अच्छा, उसके अलावा जैसे कि जब आपने बजट को पढ़ा, अब जैसे आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के अध्ययन में हमेशा से, क्योंकि देखो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एक मिनट इस स्लाइड को बंद करके एक नई स्लाइड खोलता हूँ, फिर कुछ बातें उसमें मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कि जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है, आज भी वो कैसी मानी जाती है, आज भी ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो कृषि प्रधान है। कैसी है? कृषि प्रधान है। तो इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए क्या सरकार बीच बीच में उपाय भी करती रहती है। जब बजट वगैरह आता है तो सरकार का ये प्रयास होता है कि कृषि क्षेत्र के लिए वो क्या कुछ बेहतर करे, कृषि क्षेत्र के लिए क्या करे, कुछ बेहतर करे। अब ये जो बेहतर वगैरह करेगा, इसकी जानकारी आपको किधर से मिलती है? बजट से मिलती है ना। तो जैसे कि झारखंड राज्य सरकार का जो मुख्य प्राथमिकता होता है, वो होता है जैसे किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, है ना, जो संस्थागत ऋण है। इसके अलावा अगर सूखा वगैरह पड़ जाए तो उसमें राहत देना, ये सारी चीजें सरकार क्या ध्यान में रखती है। कुल मिला के सरकार का ओवरऑल ये फोकस होता है कि कैसे हम किसानों की जो आय है उसको क्या बढ़ाएं, किस प्रकार से हम किसानों की आय को बढ़ाएं। इस बारे में आपने बजट में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि झारखंड में एक कृषि ऋण माफी योजना आई, और कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों का, डेटा याद रखना, 4.5 लाख से ज्यादा किसानों का 1727 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई। कितनी की गई? 1727 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई। इसी प्रकार से सूखा वगैरह से राहत देने के लिए प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए का क्या किया गया? ट्रांसफर पेमेंट किया गया। वो राशि क्या भुगतान करी गई। इसी बजट में मैंने आप सभी को यह भी पढ़ाया कि कृषि समृद्धि योजना की बात की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कृषि समृद्धि योजना। ये क्या? कृषि समृद्धि योजना में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन व्यवस्था का प्रावधान है। तो सरकार क्या इस बजट में घोषणा करती है कि हम कृषि समृद्धि योजना को लेकर के आएंगे, है ना। इसके अलावा क्या इस बजट में कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि की गई? तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए जो ये बजट है उसमें 11.84% की वृद्धि करते हुए लगभग 4627 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो ओवरऑल जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो आप वहां पे क्या देखते हैं? जीडीपी की स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है, राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा क्या राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, जिनके माध्यम से सरकार क्या बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेगी, गरीबी को दूर करने का प्रयास करेगी, लोगों की आय बढ़ाने के बारे में सोचेगी, इस तरीके की चीजें होती। तो ये सभी की सभी बातें आपको क्या बजट में मिल जाती हैं, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाती हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं उनका सिर्फ नाम मिलता है। इसलिए इन योजनाओं को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, एक एक योजना को लगभग 30 से 40 योजनाएं पढ़ाऊंगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहे। लेकिन जितनी डेटा मैंने आज आपको बात किया, जो मैंने आपको आज थोड़ा सा हिंट दिया कि आपका पॉवर्टी रिलेटेड डेटा तैयार रहना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा आपका तैयार रहना चाहिए, इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा आपका क्या तैयार रहना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड डेटा आपका तैयार रहना चाहिए, पर कैपिटा इनकम रिलेटेड डेटा,
इस तरीके के सभी डेटा आपके क्या तैयार होने। तो इस क्लास में देखो हम लोग इतनी ही बात करेंगे। इस क्रम में जो इसकी अगली क्लास होगी उसमें झारखंड की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में झारखंड की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? चलो, फिर आज के सेशन में इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे झारखंड की योजनाओं के साथ।